students, continuing the topic microorganism, friend and foe. Today we will discuss the friendly microorganism. In friendly microorganism, today we will discuss the microorganism which increase the soil fertility. Soil fertility. Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmospheric to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. So there are some bacteria which are blue-green algae which converts atmospheric nitrogen into nitrates. जो atmospheric nitrogen है that cannot be used directly by the plants for their growth. So there are some bacteria which converts that atmospheric nitrogen to the nitrates. Some bacteria present in the leguminous plants जिसमें आपके पी प्लांट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे जिनके ऊपर जो है, ठीक है, जैसे चने का पौधा है जिनके ऊपर फलियां वगैरह लगती हैं, उनको हम बोल देते हैं लेगुमिनियस प्लांट. तो उनकी रूट्स में कुछ ऐसे नूडल्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उस जगह की जो है फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है. तो ऐसे बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, दे हेल्प अस टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एंड दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. इन बैक्टीरिया को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. नाउ द नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स अस टू क्लीन द एनवायरनमेंट. एज वी स्टडी देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म which feed on the dead and decaying plants and dead and decaying animals. So those microorganisms will decompose the dead and decaying plants and animal and will help to clean the environment. They converts, ठीक है, that dead and decaying plants into simple organic substance, ठीक है. And as dead and decaying plants contains some useful components, and these bacteria mix these useful components in the soil and again also helps to increase the soil fertility as well as cleaning the environment. Okay student, now we will discuss the harmful microorganisms. Some microorganisms cause disease in plants and animals. Such disease causing microorganisms called pathogen. तो वो वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स में या एनिमल्स में डिजीज को कॉज करते हैं, डिजीज का कारण बनते हैं, उनको हम कलेक्टिवली पैथोजन कह देते हैं. तो इससे पहले जो हमने पढ़े थे, दे वर द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर फ्रेंडली टू अस. नाउ वी विल स्टडी द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर फोर टू अस, मतलब जो हमें डरावने हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं. तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नोन एज द पैथोजन. अब होता क्या है, दे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो इन फूड सब्सटेंस एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस एंड मेक द फूड पॉइजनस. आपने भी कभी कभी देखा होगा कि हमारा जो खाना है वो हम फूड पॉइजनिंग सुनते हैं. तो उसमें क्या होता है कि हमारे बनाए हुए खाने में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट हो जाते हैं, या किसी हाउस फ्लाइज के द्वारा वो वहाँ पे कैरी कर दिए जाते हैं. वो बैक्टीरिया जो भोजन जब हम करते हैं, देन हमें जो है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग जो है वो हो जाती है, उल्टी या दस्त जो हमें शुरू हो जाते हैं. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें इलनेस या इवन डेथ को भी हम अचीव कर लेते हैं, इस ओर लेके जाते हैं, दे आर कॉल्ड पैथोजन. Some microorganisms spoil material like cloth, leather, wood, etc. कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे कपड़े, हमारे वुड या हमारे लेदर्स के मटेरियल हैं उनको जो स्पॉइल कर देते हैं. तो उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम जो है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म कहेंगे. तो पैथोजन क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन. तो शॉर्ट में अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं आप, the microorganism which cause disease are called pathogens.
अब नेक्स्ट है कि हाउ दे ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, हाउ दे एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू अवर बॉडी। तो फर्स्ट इज एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड, कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट्स। तो वो हमारी बॉडी में एयर से, वाटर से, इंसेक्ट से जो है हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। अब आपने पहले भी पढ़ा होगा कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो एयर कांटेक्ट में या वाटर कांटेक्ट से या इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती हैं। तो उन डिजीज को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो कहीं ना कहीं डिजीज का जो रीजन होता है दे आर आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So that type of disease we call communicable diseases. There are some example of communicable diseases: cholera, common cold, chickenpox, tuberculosis. ठीक है, so these are the some diseases which are caused by the microorganism. Some insects and animals act as a carrier of disease causing microorganism. तो food, water और air ही नहीं, there are some insects and animals which are also the carrier of the microorganism, जैसे कि हाउस फ्लाई, फीमेल एनोप्लीज जिसको हम मॉस्किटो बोलते हैं, फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो ये जो है ठीक है, डेंगू फीवर होता है उससे, मलेरिया होता है, लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, तो ये जो आपके हैं कुछ इंसेक्ट्स, दे आल्सो कैरी द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज टू अस। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म नॉट ओनली डिजीज कॉज इन एनिमल्स, they also cause disease in plants. Microorganisms cause disease in plants like rice, wheat, potato, sugar cane, apple, orange. तो इन सभी में भी जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो कोई ना कोई डिजीज जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर इनको डिजीज लगती है तो व्हाट हैपन टू दैट, दीज डिजीज रिड्यूस क्रॉप यील्ड, मतलब जो उनकी प्रोडक्शन है, जो उनकी उत्पादन है वो कम हो जाता है। they can be controlled by using chemical which kill the microorganism. तो इसको स्टॉप कैसे करना है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं ठीक है, जो जिसकी हेल्प से हम जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। तो याद रखना कि सिर्फ ह्यूमंस या एनिमल्स को ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को भी जो है वो इफेक्ट करते हैं, उनमें भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, सम कॉमन ह्यूमन डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसका कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है। तो ये भी बड़ा जरूरी है आपके लिए याद रखना। चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी, ऑल दीज आर कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म इज वायरस। ये सभी के सभी जो है वायरस के थ्रू फैलते हैं। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, एयर, वाटर, एयर एंड वाटर। तो सभी का जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दे रखा है, और वो किस माइक्रोऑर्गेनिज्म से जो है होता है वो दे रखा है। ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कलोरा, ये किसके द्वारा होते हैं, कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब इनके होने का जो कारण है, कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, और साथ में दे रखा उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मलेरिया, तो मलेरिया का जो कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म है दैट इज द प्रोटोजोआ, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है आपका, हवा से नहीं होगा, पानी से नहीं होगा, मॉस्किटो जो है वो उसको कम्युनिकेट करेंगे एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में। तो नीचे कुछ आपकी प्लांट्स की डिजीज दे रखी हैं, उनको कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है क्या होता है उसको जो है दे रखा है। तो ये आपने याद रखने हैं कौन कौन सा डिजीज है और किस कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से वो फैलती है, और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। Student, now food poisoning. What is food poisoning? It could be due to the consumption of food spoiled by the microorganism. अगर हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल्ड फूड को जो है कंज्यूम करते हैं, then food poisoning occurs. Then how we can avoid the protect ourselves from the food poisoning? So it is necessary to prevent our food. So it is important to preserve our food. So what are the different methods of preserving food? Now we will study that. First one is chemical method. First one is a chemical method. As you see, pickles can be preserved by using chemicals like salt and edible oil. जो अचार होता है उसमें हम salt and edible oil जो है उनको मिक्स करके उसको लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। तो वो एक केमिकल मेथड है टू प्रिजर्व द फूड।
जैम्स एंड स्क्वैशेस कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट्स। तो ये कुछ केमिकल्स हैं which helps to preserve a food for a long time, and we call these chemicals preservatives. What we call preservative? These chemicals are called preservative. So this is the first method to prevent the food from damage. Now the second is salting. Salting food items like fish, meat, amla, raw mangoes, tamarind, etc. can be preserved by यूजिंग कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट भी जो है दैट आल्सो कैन बी यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। तो उसकी वजह से भी हम जो है ठीक है किसी फूड को कुछ लंबे टाइम के लिए जो है प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। तो जो साल्ट है दैट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, एंड हम उसकी हेल्प से जो है किसी भी फूड को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग शुगर। शुगर जो है दैट आल्सो कैन बी यूज एज ए प्रिजर्वेटिव। फूड आइटम्स लाइक जैम, जेलीज, कैशेज एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व्ड बाय यूजिंग शुगर सॉल्यूशन। तो ये कैसे हेल्प करता है? इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो शुगर सॉल्यूशन जो है ठीक है वो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और वर्ड लिखा है विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इनहिबिट्स मतलब रोक देता है। अगर जो मॉइस्चर वहां पे नहीं होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। तो बाय यूजिंग शुगर भी कैन प्रिजर्व आवर फूड। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर। ये तो सभी ने देखा होगा कि ऑयल एंड विनेगर भी यूज इन पिकल्स। तो हम पिकल्स को है काफी टाइम के लिए जो है प्रिजर्व करके रख लेते हैं। प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरमेंट। तो बैक्टीरिया जो है विनेगर या ऑयल जैसे एनवायरमेंट में जो है नहीं रह सकता है, जिसकी वजह से वो है वहां पे पैदा नहीं होता है और हमारा जो फूड है जो है लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व होके रहता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। तो कुछ जो है वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश और मीट जो है इसको हम जो है इस मेथड से लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं। और इसके बाद आपकी हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देखा है आपने। हीटिंग फूड आइटम्स किल माइक्रोब्स। अगर हम किसी फूड आइटम्स को गर्म करेंगे तो उसमें जो माइक्रोब्स होंगे दे विल बी किल, वो मर जाएंगे। स्टोरिंग फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हम फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि एट लो टेम्परेचर जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों ही मेथड जो है दे कैन ठीक है आल्सो बी यूज टू प्रिजर्व फूड। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड पैकेजिंग। Many food items are stored in airtight container to protect them from microbes. तो ऐसे में कैसे हेल्प करते हैं? एयर में जो प्रेजेंस मॉइस्चर है अगर वो कांटेक्ट में नहीं होगा फूड आइटम के तो वहां पे जो है माइक्रोब्स जो है वो जनरेट नहीं होंगे, वो उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कुछ फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर में जिसके अंदर हवा तक नहीं जा सके ठीक है ऐसे कंटेनर में जो है उनको स्टोर करके रखते हैं और वो जो है हमारे प्रिजर्व रहते हैं। Okay student, now we will discuss the next method to preserve the food, that is the pasteurization. The process of heating milk to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes. तो आपने देखा होगा कि हम दूध को जो है वो गर्म करते हैं 15 से लेकर 30 सेकंड तक। अगर उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करते हैं और एकदम से उसको चिल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। तो इस प्रोसेस में जो है माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसका जो डिस्कवरर था उसका नाम था लुईस पास्चर। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय द लुईस पास्चर एंड दिस इज आल्सो द प्रोसेस टू प्रिजर्व द फूड फ्रॉम स्पॉइल। तो पास्चराइजेशन आपने जैसे पढ़ लिया, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिलिंग इज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा। उसके बाद बाय स्टोरेज एंड पैकेजिंग, तो वो भी आपने देखा कि कैसे हम अगर एयर टाइट कंटेनर में किसी फूड को स्टोर करके रखेंगे तो वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं होगी और वो हमारा प्रोटेक्ट रहेगा।
कुछ एक फूड आइटम्स आपको दिखाई गई हैं जिनको हमने, ठीक है, ये मिल्क है फ्रिज के अंदर रख के किया है, ठीक है, जैम्स की बॉटल है, एयर टाइट कंटेनर्स हैं जिनके अंदर जो है दिखाया गया है कि कैसे वी कैन प्रिजर्व अवर फूड आइटम्स. So the next is nitrogen cycle. So before discussing this nitrogen cycle, first we will read about the nitrogen cycle. तो नाइट्रोजन साइकिल है क्या? तो उसमें होता क्या है? नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, ठीक है, की हेल्प से उनको हम जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं. सिर्फ वो ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, कुछ लाइटनिंग भी जो है वो हमारी हेल्प करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए. अब वो नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होके चली गई सॉइल के अंदर. तो सॉइल के अंदर होते हैं प्लांट्स, ठीक है. प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज करते हैं, ग्रो करते हैं, और उन प्लांट्स को जो है एनिमल्स जो हैं वो खाते हैं. अब एनिमल खाने के बाद, ठीक है, एनिमल के खाने के बाद जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो एनिमल में चला गया. अब जब वो एनिमल्स जो हैं डेड होंगे तो डिके होके वो नाइट्रोजन द्वारा से फिर हमारी आ जाएगी सॉइल के अंदर. सॉइल के अंदर सर्टेन कुछ बैक्टीरिया होंगे जो फिर उस नाइट्रोजन को है गैसियस नाइट्रोजन में चेंज करके जो है आपका एटमॉस्फेयर में सेंड कर देंगे. तो फिर द्वारा से वो नाइट्रोजन जो है आपकी एटमॉस्फेयर में चली गई. तो इस तरीके से जो आपका वो नाइट्रोजन साइकिल जो है कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर के अंदर चलता रहता है और नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर. तो पढ़ लेते हैं इसको. क्या है? लाइटनिंग आल्सो कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल. द नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. तो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, उसको हम प्लांट्स जो है यूज करते हैं किसके लिए? प्रोटीन मिक्स बनाने के लिए. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड. अब जो एनिमल्स हैं वो उन प्लांट्स को ईट करते हैं तो वो प्रोटीन और अदर कंपाउंड जो है उनके पास चले गए. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइज, जब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई करते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, देन बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस बेस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. तो जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आई सी उसको द्वारा से बैक्टीरिया और फंजाई जो है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में जो है कन्वर्ट कर देते हैं. अब उसमें से कुछ तो जो है प्लांट्स के द्वारा यूज कर ली जाती है एंड सम अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस. तो कुछ बैक्टीरिया वापस उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके कहाँ पे भेज देते हैं? गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. हैंस द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. तो यहाँ पे जो प्लांट्स दिखा रखे हैं आपके पास, ये पी प्लांट्स हैं. तो पहले भी हमने पढ़ा था कि पी प्लांट्स हुआ या ग्राम प्लांट्स हुआ, उनके जो रूट्स हैं उनमें नूडल्स होते हैं जिनको हम रिजोबियम कहते हैं. रिजोबियम बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके, ठीक है, सॉइल के अंदर, तो उस प्लांट्स वो उस नाइट्रोजन को जो है प्लांट्स यूज करते हैं. तो ये दिखाई गई है आपको रूट्स, ये उसके जो नूडल्स दिखाए गए हैं जिसकी हेल्प से जो है वो गैसियस नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है. तो अब आ जाते हैं इस साइकिल के ऊपर. तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है. अब दो जो है लिखे हुए बॉक्स में लिखा लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये दोनों की हेल्प से जो नाइट्रोजन है वो आ गई आपकी नीचे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. अब सॉइल में आने के बाद वो चली गई अपटेक बाय द प्लांट्स. उसने ले लिया उसको प्लांट्स में. प्लांट्स से चली गई एनिमल्स ईट्स प्लांट्स. प्लांट्स से चली गई वो आपके एनिमल्स के पास. अब एनिमल जो अब हुए, एनिमल्स ने एक्सक्रिएट किया या डेड हुए, डिके हुए, देन नाइट्रोजन बेस्ड फ्रॉम प्लांट्स से वापस चला गया आपका सॉइल के अंदर. सॉइल से अगेन कुछ बैक्टीरिया उसको, ठीक है, सॉइल में ही रहने देते हैं और कुछ उसको वापस जो है कर देते हैं गैस में चेंज और वो वापस चली जाती है आपकी एटमॉस्फेयर में. तो इस तरीके से ये सारा साइकिल जो है नाइट्रोजन साइकिल है और नाइट्रोजन का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर.